हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में क्लास नंबर 2 में हम बात करेंगे पुर्तगालियों की। जी हाँ, आज चर्चा का विषय है ये पुर्तगाली। आज हम देखेंगे कि ये जो पुर्तगाली हैं किस प्रकार अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी इन तीनों के पहले भारत आए और सबसे पहले भारत आने का नतीजा क्या हुआ। नतीजा ये हुआ कि शुरुआती दौर में पुर्तगाली भारत में बहुत शक्तिशाली हो गए। आप कह सकते हैं कि जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, पूरे हिंद महासागर पर इन पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया और हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर बोला जाने लगा। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार इन पुर्तगालियों की परमिशन और परमिट के बगैर हिंद महासागर से कोई जहाज आ जा नहीं सकता था। इसका मतलब ये कि पूरे हिंद महासागर के स्वामी बनकर बैठ जाएंगे ये पुर्तगाली। आज हम देखेंगे कि भारत में व्यापार करने आए ये पुर्तगाली किस प्रकार हमारे ऊपर धार्मिक प्रहार करेंगे और हिंदू और मुसलमान दोनों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जाएगा। इसका मतलब ये कि तलवार के दम पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में ये लोग करेंगे। वैसे हम सती प्रथा के लिए, भारतीय समाज की एक बुराई सती प्रथा के लिए सबसे पहले राजा राम मोहन राय का नाम आता है और उन्हीं के प्रयासों से 1829 में भारत से सती प्रथा समाप्त हुई। मगर आज हम देखेंगे कि किस प्रकार राजा राम मोहन राय के पहले इन पुर्तगालियों ने भी सती प्रथा पर रोक लगाई थी। आखिर भारत में सती प्रथा बंद कराने का इन पुर्तगालियों का क्या कारण था। आज हम देखेंगे कि व्यापारिक उद्देश्य से आने वाले पुर्तगाली किस प्रकार हमारे राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर करेंगे और 1510 में हमसे गोवा छीन लेंगे। ये जो गोवा है 1510 में हमारे हाथ से जाएगा तो उसके बाद भारत आज़ाद हो जाएगा, मगर गोवा दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा 1961 में मिलेगा हमें हमारा गोवा। और गोवा के अलावा दमन, दीव, कोचीन, कन्नौर, ऐसे कई सारे भारत में पुर्तगाली शक्ति के केंद्र होंगे और पुर्तगाली एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। मगर अंत में क्या होगा? अंत में वही होगा कि पुर्तगाली के बाद डच भी आ रहे हैं, अंग्रेज भी आ रहे हैं। डच भारत आएंगे, डचों से पुर्तगालियों का झगड़ा होगा और पुर्तगाली हार जाएंगे, पराजित हो जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे। इसी प्रकार अंग्रेज भारत आएंगे, उनका भी पुर्तगालियों से झगड़ा होगा और अंग्रेजों के द्वारा भी पुर्तगाली पराजित हो जाएंगे। और बात करें भारत में मुगल बादशाहों की, तो शाहजहां जैसे बादशाह रहेंगे जो इन पुर्तगालियों को कलकत्ता यानी हुगली से मार कर खदेड़ेंगे। इस प्रकार पुर्तगालियों का धीरे धीरे भारत से पतन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पुर्तगालियों की कहानी। सबसे पहले आपको पिछली क्लास में बताया था, भारत में पुर्तगाली जो पहला आया है उसका नाम है वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा ही था जिसने भारत की खोज की है। खोज की यानी भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग, नया समुद्री रास्ता किसने खोजा? वास्को डिगामा ने। मगर वास्को डिगामा के पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। जैसे सबसे पहले भारत में आने वाली मुख्य रूप से 4 कंपनियां हैं जिनका फॉर्मूला लिख दिया है PDEF। PDEF में P का मतलब पुर्तगीज है, उसके बाद डच, E का मतलब इंग्लिश यानी अंग्रेज है और F का मतलब फ्रेंच यानी फ्रांसीसी है। आपसे पूछता है कौन पहले आए कौन बाद में, इनको क्रम से जमाइए, सीक्वेंस से। आप याद रखेंगे PDF, E छोड़ दीजिए, डायरेक्ट याद रखिए PDF जो होता है, P से पुर्तगीज सबसे पहले आए और इंग्लिश की ABCD में F के पहले हमेशा ही E आता है। ये स्वाभाविक तौर से हमको याद रहेगा। तो पुर्तगीज आए, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी सबसे अंत में आए। अब पुर्तगालियों में सबसे पहले आपको वास्को डिगामा पढ़ना है, मगर उसके पहले ये कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ये अच्छी बात है, सबसे पहले आए। कब आए? 1498 में। 1498 में अभी बताएंगे वास्को डिगामा आएगा 20 मई के दिन। मगर ये पुर्तगाली भारत को पूरी तरह छोड़कर 1961 में गए हैं। तो हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले आए हैं और सबसे बाद में गए हैं। सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए हैं, क्योंकि 1961 में गोवा हमको हमारा वापस मिलेगा तो पुर्तगालियों का पूरी तरह से भारत से बाहर जाना माना जाएगा। और हमने पिछली क्लास में बताया था कि वास्को डिगामा भारत पहुंचा, मगर उसके पहले कुछ लोग प्रयास कर चुके थे। उनका नाम आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए, ये रहा पुर्तगाल, ये एक देश बनाया पुर्तगाल और उसके पड़ोस में एक देश बना दिया जिसका नाम है स्पेन। ये 2 देश हैं। इधर चित्र बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ये बनाया मैंने चित्र, इसमें ये कोने वाला छोटा सा पुर्तगाल है और बड़ा वाला स्पेन है। पुर्तगाल और स्पेन ये दोनों 3 तरफ पानी से घिरे हुए हैं, तीनों तरफ समुद्र है।
और भूगोल में ये प्रायद्वीप कहलाता है जो तीन तरफ पानी से घिरा हो। तो इसका मतलब पुर्तगाल और स्पेन भी एक प्रायद्वीप बना रहे हैं। आप नॉलेज के लिए याद रखेंगे, इसी को आइबेरिया का प्रायद्वीप कहते हैं। आइबेरिया वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ते हैं पॉलिटिकल। आइबेरिया पेनिसुला क्या है, तो आप बोलेंगे आइबेरिया प्रायद्वीप का मतलब है पुर्तगाल और स्पेन जो मिलकर प्रायद्वीप बना रहे हैं। चले हम हमारी बात पे आते हैं। यहाँ से पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, इसको रिवाइज करा देते हैं। बार्थोलोम्यू ऐसा नाम है इसका, डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज। ये पुर्तगाल से आया था और भारत की खोज करने के लिए सबसे पहले यही निकला था। और 1487 में, इसका ईयर याद रख सकते हैं, 1487 में भारत के लिए निकला। अब जरा देखिए किधर आया, इधर से निकला और इसका जहाज इधर से होता हुआ यहाँ आ गया, यहाँ। अब ये जो पूरा महासागर में चल रहा है ये अटलांटिक महासागर है। आप देख सकते हैं कैसा है, ये ऐसा है। मैं ऐसा हाथ घुमाता हूं, देखिए ये जो मेरा हाथ चल रहा है ये इंग्लिश का एस बन रहा है। आपसे जियोग्राफी में पूछा जाता है कौन सा ओशियन है जो इंग्लिश के एस की आकृति का है, आप बोलेंगे अटलांटिक ओशियन इंग्लिश के एस के आकृति का है, शेप का है। तो इस अटलांटिक ओशियन के रास्ते से ये बार्थोलोम्यू डियाज आया। और देखिए ये पूरा महाद्वीप कौन सा है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है बेटा। और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे साउथ में जो देश है उसी का नाम है साउथ अफ्रीका। और होगा भी अफ्रीका महाद्वीप के सबसे साउथ का जो कंट्री है उसका नाम है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के थोड़ा और नीचे चले जाएं साउथ में पानी में, तो यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। लिख देते हैं, याद करना पड़ेगा, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। यहां तक ये पहुंच गया, मगर इसके बाद ये रास्ता भटक गया और यहाँ पर समुद्र में बहुत आंधी तूफान आया और इसका जहाज फंस गया। तो ये यहाँ से हिम्मत हार गया और यहाँ से वापस अपने देश चला गया। तो ये था बार्थोलोम्यू डियाज जो कहाँ तक आया है, आप बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका के जो दक्षिण में द्वीप है उसका नाम सर ने बताया केप ऑफ गुड होप। इसी को हिंदी मीडियम वाले आशा अंतरीप द्वीप भी कहते हैं। इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा बार्थोलोम्यू डियाज ने। और यहाँ से ये वापस चला गया और इसका नाम रख दिया स्टॉर्मी आइलैंड मतलब हिंदी में आंधी तूफान का द्वीप। स्टॉर्मी आइलैंड किसको कहा जाता है, इसी केप ऑफ गुड होप को कहते हैं। ये हो गई पहली बात। ये थे मिस्टर बार्थोलोम्यू डियाज। सेकंड व्यक्ति का नाम याद रखना है, सेकंड व्यक्ति का इंपॉर्टेंट नेम है जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। एक व्यक्ति का नाम याद रखना है। ये देखिए कोलंबस के बारे में आप क्या याद रखेंगे, कोलंबस कब निकला है, कोलंबस का ईयर याद रखेंगे 1492। इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये पहली बात तो ये पुर्तगाल का नहीं है, ये स्पेन का है। ठीक है, ये बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल का था, ये लिख दिया पी, और ये स्पेन का है। ध्यान रखेंगे स्पेन की महारानी ने आदेश दिया कि जाओ भारत नाम का जो देश है उसके लिए रास्ता पता लगाओ कि समुद्र के रास्ते डायरेक्ट कैसे भारत पहुंच सकते हैं। और ये निकला, यहाँ से निकला स्पेन से, और इसको इधर आना था। आपको देखना है इधर है भारत, इधर आना था, मगर ये गलती से उधर निकल गया। ये जा रहा है और ये जा रहा है, जाते जाते अमेरिका पहुँच गया। निकला था भारत की खोज करने मगर अमेरिका की खोज कर ली। तो आपसे इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की, आपका उत्तर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस 1492। ये दो व्यक्तियों के नाम के बाद आता है तीसरा नाम, इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम है, वास्को डिगामा, जिसको हमको पढ़ना है। तीसरा व्यक्ति वास्को डिगामा, ये भी पुर्तगाल से आया है और यही भारत पहुंचा है। तो इसके बारे में जरा देख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहीं से निकला और यही रास्ता है, देखिए अटलांटिक महासागर होता हुआ यहाँ तक आया और ये वास्को डिगामा भी यहाँ तक आ गया, केप ऑफ गुड होप। और आगे चलें तो दक्षिण अफ्रीका के ऊपर कॉर्नर पे एक देश दिखेगा, ये इसका नाम है मोजाम्बिक। ठीक है, और ये जो पानी में पड़ा हुआ एक द्वीप है इसका नाम है मेडागास्कर। इन दोनों के बीच में रास्ता बनेगा मोजाम्बिक सागर। ये देखिए, तो आप बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका आया, उसके बाद मोजाम्बिक आया, और मोजाम्बिक के बाद इसको भी रास्ता नहीं मालूम था क्योंकि ये लोग रास्ता ही तो खोज रहे थे, पता लगा रहे थे भारत के लोग कैसे हैं, भारत कहाँ पर है, भारत जाने के लिए कौन सा रास्ता है। और इसी समय एक पथ प्रदर्शक मिल गए, गुजराती व्यापारी जिनका नाम है अब्दुल मजीद या अब्दुल मनीक, दो नाम मिलता है, तो लिख देते हैं उनका नाम। अब ध्यान रखें क्या क्या, अब्दुल
अब्दुल मजीद, जिन्होंने इनको रास्ता बताया, मजीद। और मजीद के अलावा आप याद रखें अब्दुल मनीक, दो शब्द मिलते हैं, एनसीईआरटी में मनीक मिलता है। अब्दुल मनीक नाम के एक व्यापारी थे, उन्होंने इसको वास्को डी गामा को भारत का रास्ता बताया और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चला गया और भारत पहुंच गया। देखते जाइए, यहाँ से आया और ये आ गया आपका भारत, और ये भारत आ गया हिंद महासागर में। और आपको बता दें ये भारत का ये राज्य है, और भारत का जो पहला राज्य मिला उसको कॉर्नर पर, उसी का नाम है केरल। भारत के केरल में एक बंदरगाह है कालीकट। कालीकट आया, और कालीकट आज की तारीख में आप नक्शे पे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम बदल गया है उसका नाम हो गया है कोझिकोड। तो जरा इसके बारे में लिख देते हैं, क्या क्या लिखें वास्को डी गामा के बारे में। सबसे पहले निकला कब था बेटा? 1497 में निकला था, इससे मतलब नहीं, ये निकला है वहाँ से। पहुँचा कब है? तो आप बोलेंगे 20 मई 1498 को वास्को डी गामा हमारे भारत में आ गया, और भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाला प्रथम व्यक्ति यही था, वास्को डी गामा। इसी को सफलता मिली। तो आप ध्यान रखेंगे, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट, आपसे पूछेगा कालीकट का नया नाम, आप बोलेंगे कोझिकोड। कोझिकोड, ध्यान रखेंगे, कालीकट का नया नाम कोझिकोड, केरल राज्य में है, लिख दीजिए केरल। ये पहुंच गया। अब ये आया, इसके बाद क्या हुआ? अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि इस समय यहाँ पर कालीकट में कौन था राजा? आप बोलेंगे जेमोरिन। जेमोरिन उसका नाम है, वास्तव में ये नाम नहीं है, ये टाइटल है। जेमोरिन उसका टाइटल है, मगर जेमोरिन के नाम से एग्जाम में आएगा कि कालीकट का राजा उस समय कौन था? जेमोरिन था। और जेमोरिन ने इसका स्वागत किया। अब जेमोरिन ने इसका स्वागत क्यों किया? क्योंकि अभी तक आपको पिछली क्लास यदि आपने पढ़ी है, क्लास नंबर 1, तो अभी तक हमने ये सिखाया कि जो भारत का व्यापार है वो किसके कब्जे में है? वो अरब व्यापारियों के कब्जे में है। अरब व्यापारी कहाँ हैं? ये रहा सऊदी अरब, हमने पिछली क्लास में बताया था। यहाँ के जो अरब व्यापारी हैं उनके कब्जे में भारत का व्यापार है। वो भारत से वस्तुएं खरीदते हैं और वो खुद ले जाकर कहाँ बेचते हैं? यूरोप में बेचते हैं, और 10 रुपये के सामान के बहुत ज़्यादा रुपये वहाँ पर लेते हैं और बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं। और ये अरब व्यापारियों ने भारत के व्यापार पर कब्जा कर रखा है। तो पहली बार कोई यूरोप का व्यक्ति डायरेक्ट भारत आया है। पहली बार कोई यूरोप का व्यक्ति डायरेक्ट भारत आया है और भारत से व्यापारिक संबंध के लिए आया है। इसीलिए जेमोरिन ने इस बात को लेकर इसका स्वागत किया कि भारत का सामान डायरेक्ट यूरोप वालों के हाथ में लगेगा, अरब व्यापारियों से बचेगा, तो शायद भारत को और ज़्यादा पैसे मिल सकेंगे। तो ये आया, जेमोरिन ने इसका स्वागत किया। और किसको बुरा लग गया? जो पहले से अरब व्यापारी थे उनको बहुत बुरा लगा कि इस वास्को डी गामा का स्वागत क्यों किया गया। अब यहाँ से वास्को डी गामा क्या लेकर गया? यहाँ से लेकर गया काली मिर्च और जड़ी बूटी। भारत से ले गया काली मिर्च और जड़ी बूटी। ये जो काली मिर्च है यही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप बोल सकते हैं इस काली मिर्च के लिए ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ यूरोप में काली मिर्च की बहुत डिमांड है, गरम मसाले की, और गरम मसाले में मुख्य यही है काली मिर्च। इसकी बहुत डिमांड है, और काली मिर्च के कारण ही सारी यूरोपीय कंपनियां मसालों के कारण ही इस तरफ आ रही हैं। तो आप बोलेंगे काली मिर्च ले गया और अपने देश में ले जाकर बेच दिया तो उसको 60 गुना प्रॉफिट मिला। अब 60 गुना प्रॉफिट का मतलब समझते हैं आप कितना गुना हो गया? मतलब 1 रुपये लगाएं तो 60 रुपये, मतलब 1 लाख रुपए का भारत से सामान खरीदो और जाकर यूरोप में बेचो। खर्चा वर्चा काट के, इसमें खर्चा नहीं है आने जाने का, खर्चा वर्चा काट के 60 गुना प्रॉफिट, मतलब 1 लाख के 60 लाख हो रहे हैं। वाह, गजब का बिजनेस है भैया। ऐसा कोई बिजनेस होता है क्या अभी की तारीख में? नहीं होता। आज तो कितना कंपटीशन है। 1 लाख रुपए का बिजनेस करोगे तो 2000 रुपये मिलेंगे, और यहाँ तो 1 लाख के कितने मिल रहे हैं? 60 लाख, सीधे 60 गुना। तो प्रॉफिट कमाया। अब इससे होगा क्या? इससे एक के बाद एक आना चालू कर देंगे भारत में, ठीक है, एक के बाद एक अभियान आएंगे व्यापार करने के लिए, सामान ले जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात एक और याद रख सकते हैं आप। अब ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो इसका ईयर कोई नहीं भूल सकता, 1498। कैसे याद रख सकते हैं जरा देखिए, ये 1498 लिख दिया सर ने, और बीच में लगा दो पॉइंट, बीच में पॉइंट लगा दो, और उसके बाद लिखो करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर, ये क्या हो गया? देखिए, ये एक फैक्ट और याद हो गया आपको। ये जो हमारी पृथ्वी है और ऊपर कौन है? सूर्य है, सन। तो सन और पृथ्वी की कितनी दूरी है? बिटवीन सन एंड अर्थ ये डिस्टेंस है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी बताइए, सन से अर्थ का डिस्टेंस बताइए। आपको ये डिजिट याद होनी चाहिए यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 14.98 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है।
और बस इतना तो याद रखना ही है। तो बस वास्को डी गामा का ईयर भी यही है। आपको एक चीज से दो चीजें याद रहेंगी, वास्को डी गामा कब आया भूल गए, मगर ये तो नहीं भूलेंगे सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। उसी में से आपको मिल जाएगा 1498 वास्को डी गामा के आने का समय। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, यदि हर एग्जाम में आता है वास्को डी गामा कहाँ आया, तो हर एग्जाम में दिया रहता कालीकट कालीकट। यदि कालीकट नहीं मिला तो आप क्या करोगे, तो आप कोझीकोड ढूंढोगे, कोझीकोड, ठीक है, नया नाम। और मान लो मैं एक क्वेश्चन बना दूं जिसमें कोझीकोड भी ना हो, तो फिर तीसरा शब्द कौन सा है जो आपका उत्तर माना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, एक शब्द और लिख देते हैं, एक शब्द लिख देते हैं कप्पक, कप्पक डाबू। आपने कम सुना होगा। ये जगह क्या है, देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात पर। कालीकट आया और कालीकट का जो पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर वो उतरा, उस क्षेत्र को बोल रहे हैं कप्पक डाबू। तो क्या होगा, कभी नई बार अगली बार क्वेश्चन आया और उसमें आ गया कि वास्को डी गामा कहाँ आया, यदि कालीकट ना हो, कोझीकोड ना हो, तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल पर्टिकुलर प्लेस पूछ सकते हैं, कप्पक डाबू नामक स्थान पर यह आया। दूसरी बात पूछा जाता है कि दूसरा व्यक्ति बताइए, दूसरा पुर्तगाली जो भारत आया, तो वास्को डी गामा के बाद नाम आएगा अल्बरेज कैब्राल। याद रखेंगे, लिख देते हैं ये दूसरा व्यक्ति। तो शॉर्ट में लिखते हैं 1498 कौन आया, वास्को डी गामा। इतना अभी याद रखिए, ये सारा मैटर बता दिया। इसके बाद अगले साल 2 साल बाद 2 साल जोड़ देंगे उसमें, तो दूसरा व्यक्ति मिलेगा, उसका नाम है पेड्रो अल्बारेज, अल्बारेज या अल्ब्रेज, अल्बारेज, आगे कैब्राल, कैब्राल कठिन सा नाम है, इसमें कोई एक शब्द आप पकड़ लीजिए, या तो आप अल्बारेज पकड़िए या कैब्राल पकड़िए, कैब्राल के नाम से पकड़ लीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन तैयार। पहला क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन है, वास्को डी गामा। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन है, आप बोलेंगे अल्बरेज कैब्राल, अल्बरेज कैब्राल ये आया। और इसके विषय में आप बोल सकते हैं कि जितना वास्को डी गामा को यहाँ सक्सेस नहीं मिली, उतना इसको मिली। क्यों? क्योंकि जो वास्को डी गामा था ये छोटे जहाज, 3 जहाज लेकर आया था, मगर ये बहुत बड़ा बेड़ा लाया, 12 जहाजों के साथ ये आया। और जब ये आया तो हुआ क्या, इसका हो गया झगड़ा। इसका झगड़ा किससे होगा, हमने बताया भारत का पूरा व्यापार तो अरब व्यापारियों के कब्जे में, वो चाहते ही नहीं कि कोई यूरोप का बंदा भारत से व्यापार करे, तो अरब व्यापारियों से इनका झगड़ा हुआ, किसका, कैब्राल का। और कैब्राल ने उनको पराजित कर दिया और उन अरब व्यापारियों का जहाज पकड़ लिया और पकड़कर जेमोरिन को गिफ्ट कर दिया। तो याद रख सकते हैं, इसने एक अरबी जहाज शिप पकड़कर किसको गिफ्ट कर दिया, जेमोरिन को उपहार में दे दिया, जो कालीकट के राजा थे जेमोरिन। तो इसका बहुत प्रभाव पड़ा जेमोरिन पर। मतलब जेमोरिन को लगा कि ऐसे भी लोग हैं जिनकी नौसेना में इतनी ताकत है कि वो अरबी व्यापारियों को पराजित कर सकते हैं, अरबी व्यक्तियों को पराजित। तो इससे और प्रभाव पड़ा जेमोरिन पर। तो याद रखेंगे 1498 में पहला व्यक्ति वास्को डी गामा और 2 साल बाद दूसरा व्यक्ति कैब्राल आया है। अब बात करते हैं तीसरी। अब ध्यान देना, इसमें फिर 2 साल जोड़ दें तो आपको क्वेश्चन आएगा, बताइए वास्को डी गामा दोबारा कब आया। तो आप बोलेंगे बिल्कुल 2 बार आया। तो दोबारा कब आया, आप बोलेंगे 1502 में वास्को डी गामा सेकेंड टाइम आया, वास्को डी गामा सेकेंड टाइम आया, लिख देते हैं सेकेंड टाइम। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वास्को डी गामा दोबारा कब आया, तो आप बोलना सर उंगली से ही मालूम पड़ गया, ये 2 उंगली दिखा रहे हैं सर, मतलब 1502 में आया है। कब आया है बेटा, 1502 में। मैं पूछूंगा दोबारा कब आया वास्को डी गामा, आप बोलेंगे 1502 में दोबारा आया। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए भारत में पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था आखिर कितनी बार आया। तो ध्यान रखेंगे कुल मिलाकर 3 बार आया है, उसको भी लिख देते हैं यहीं पर। ये इतना मिटा देते हैं, शॉर्ट में सब लिखते जाएंगे, उसको लिख देते हैं तीसरी बार कब आया। देखिए तीसरी बार वाली एक इंपॉर्टेंट बात है, इधर साइड में बता देते हैं उसको। इधर तीसरी बार आया 1524 में। जब 1524 में तीसरी बार भारत आया तो इसी बार ये भारत में ही इसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मालूम होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा पुर्तगाली है जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी, आप बोलेंगे वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की, भारत के लिए नए मार्ग की खोज की, वो यहीं पर समर्पित हो गया और इसकी यहीं मृत्यु हो गई भारत में। तो ध्यान रखें इसे यहीं पर दफनाया गया है। और भारत में इसकी कब्र कहाँ है, तो कब्र इसकी कोचीन में है, कोचीन में इसकी कब्र बनाई गई है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कौन से पुर्तगाली की कोचीन में कब्र है, आप बोलेंगे वास्को डी गामा की। कितनी बार आया, 3 बार। थर्ड टाइम कब आया,
1524 में, फर्स्ट टाइम तो आपको मालूम ही है 1498 में, सेकेंड टाइम 1502 में। अब यहाँ तक 1502 तक आगे आइए, आगे देखिए, ये लिख दिया 1503। 1503 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये देखिए कोचीन, कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री खुल गई, ये लिख दिया पहली फैक्ट्री। ये सारी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम देंगे पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों की, डच की, चारों की पूछता है। जब चारों कंप्लीट हो जाएंगे तो हम कंपैरेटिव आपको याद करा देंगे, अभी तो इनकी याद करिए। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में खुली, कब खुली? 1503 में, अभी रिवाइज कर लेंगे। फिर आगे लिख सकते हैं 2 साल बाद 1505 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में खुली, कन्नूर में सेकेंड फैक्ट्री खोली गई। अब आपको चारों पांचों चीजें रिवाइज करना है, शुरू से आइए, शुरू से आइए, यहाँ से आप रटिए, क्योंकि इसके पहले तो मैंने बता दिया बार्थोलोम्यू डियाज आया है केप ऑफ गुड होप तक, और कोलंबस आने वाला था मगर वो कहाँ चला गया? अमेरिका। आपको यहाँ से याद रखना है 1498 वास्को डिगामा आया, सूर्य और पृथ्वी की दूरी बता दी 14.98, उससे याद रहेगा। 2 साल बाद दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम है केब्राल, जिसने अरबी जहाज को पकड़कर जेमोरिन को गिफ्ट दे दिया। इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए याद रखें। आपसे पूछेगा दोबारा वास्को डिगामा, आप बोलेंगे दोबारा मतलब 1502 में आया। अगले साल 1503 में कोचीन में इनकी फैक्ट्री खुल गई। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में है और पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पुर्तगालियों ने सोचा कि भारतीय व्यापार पर यदि मोनोपोली करना है, एकाधिकार करना है, तो यहां पर स्थायी रूप से रुकना पड़ेगा। तो फिर हमारे लिए क्या बना दिया गया? एक कंपनी बनाई गई, कंपनी पहले ही बन गई थी, वहां से एक गवर्नर भेजा गया। भारत में पुर्तगालियों को पहला गवर्नर, आपको याद रखना पड़ेगा, ये गवर्नर है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर का नाम बताइए। आप बोलेंगे फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को द अर्मिडा, लिख देते हैं फ्रांसिस्को द अर्मिडा। अब ये देखना, अर्मिडा भी मिलता है और अल्मीडा भी मिलता है, दोनों चलेगा, ठीक है ना, किताबों में। फ्रांसिस्को द अर्मिडा, आप इसको शॉर्ट में याद रखिए। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आप बोलेंगे अर्मिडा, अर्मिडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था, याद रखेंगे। बेटा ये गवर्नर है और ये पहला पुर्तगाली यात्री है, कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डिगामा। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आप बोलेंगे अर्मिडा। तो अर्मिडा के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? अर्मिडा का सबसे पहले टेन्योर याद कर लीजिए, 1505 से 1509 याद करना पड़ेगा आपको, यूपीएससी पीएससी यदि दे रहे हैं। 1505 से 1509 ऐसे याद करिए। 3 में कोचीन बनी थी, 5 में कन्नूर, कन्नूर के बाद ही आप बोलेंगे 1505 से 9 अर्मिडा का कार्यकाल है। इसके लिए क्या याद रखेंगे? इसके लिए पहली बात याद रखेंगे कि ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक यानी फाउंडर। मैं आपसे पूछूंगा फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर, फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर कौन है? आप बोलेंगे अर्मिडा है, अर्मिडा। यानी पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन है जिसने स्थापना की भारत में? आप बोलेंगे अर्मिडा या अल्मिडा, मगर ध्यान रखें कंफ्यूज ना हो। इसके बाद एक गवर्नर और आएगा, दूसरा नाम रहेगा उसका अल्बुकर्क। जो दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क रहेगा आप उसको बोलेंगे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। दोनों शब्दों में अंतर है, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक। यदि फाउंडर पूछे तो अर्मिडा और रियल फाउंडर पूछे तो अल्बुकर्क। तो लिख देते हैं सेकंड पुर्तगाली आ गया है, सेकंड पुर्तगाली अल्बुकर्क, पूरा नाम अल्फांसो, अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर। अब इसका टेन्योर आपको याद हो जाएगा, बड़ा सरल है। जरा देखिए यहां पर, आप देखिए क्या किया था आपने, 5 से लेकर 9, तो बस इसको पलट दीजिए वापस, तो आ जाएगा 1509 से। अब 5 तो आएगा नहीं, तो 5 की जगह क्या आएगा? 15, तो ये हो गया इसका भी टेन्योर याद। 1509 से 1515 तक भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम था अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्या क्या याद रखेंगे? इसको बोलेंगे संस्थापक है और इसको बोलेंगे वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर। वो पूछेगा पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? आप बोलेंगे अल्बुकर्क। और संस्थापक कौन है? आप बोलेंगे अर्मिडा। दोनों याद रखेंगे, अर्मिडा इज फर्स्ट, अल्बुकर्क इज सेकंड। अब ध्यान देंगे, अर्मिडा के बारे में तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, एक ही बात बताई सर ने, कौन सी? संस्थापक है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, स्टार लगा के बताएंगे, स्टार लगा के बताने, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने चलाई हमारे
हमारे यहाँ ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो देखिए भैया, ब्लू वाटर मतलब नीला पानी, इसको नीले और शांत जल की नीति कहते हैं। देखिए क्या किया पुर्तगालियों ने, एक ऐसा दिमाग लगाया है जो अभी तक किसी ने नहीं लगाया। आप ध्यान दें, यदि आपने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने सम्राट अशोक को पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को, गुप्ता को, सब पढ़ते हैं हम, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश। मगर आपने देखा है कि बहुत कम ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने भारत से बाहर, ये जो भारत के नीचे तीनों तरफ बहुत बड़ा समुद्र दिख रहा है, बहुत बड़ा समुद्र नहीं महासागर, ये पूरा मैंने बनाया, ये पूरा भारत के नीचे, ये पूरा हिंद महासागर है। जितने भी भारत में राजा हुए हैं सभी ने भारत के आंतरिक स्थलीय क्षेत्र में ध्यान दिया है, ये स्थलीय क्षेत्र में अंदर शासन किया है, किसी ने जल में अपनी शक्ति नहीं दिखाई। ये पुर्तगाली थे जिन्होंने क्या सोचा कि हम भारत में आंतरिक मामलों से ज्यादा बाहर, यानी भारत के नीचे जो हिंद महासागर है, यहां पर ताकतवर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी लोग आएंगे, चाहे वो अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, सब आएंगे तो समुद्र के रास्ते से, और जो समुद्र में पावरफुल होगा वो वास्तव में पावरफुल होगा। इसलिए पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में कब्जा करने का सोचा, और फिर उसके लिए क्या किया? उसके लिए समुद्री लूटपाट की नीति अपनाई। कोई जहाज जाएगा दूसरे देश का, हम उसको लूट लेंगे। तो भाई ये समुद्री लुटेरे ही थे एक प्रकार के, ठीक है ना। इन शाहजहां ने इसलिए खदेड़ा था कि बहुत समुद्री लूट करते थे और ये भी नहीं पहचानते थे किसका लूट रहे हैं। एक बार मुमताज महल का जहाज जा रहा था, मुमताज महल का ही जहाज लूट लिया, नौकाएं लूट ली, तो इसी बात पे शाहजहां नाराज भी हुआ था। तो ये समुद्री लुटेरे थे, अब हम समुद्र में आपका जहाज लूट लेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि जहाज नहीं लूटें तो एक काम करो, आप हमको टैक्स दे दो, आप हमको कुछ पैसे दे दो पुर्तगालियों को। तो इन्होंने धीरे धीरे, इसको बोला गया परमिट सिस्टम, इसी को बोला गया काफिला पद्धति, काफिला, आर्मिडा काफिला पद्धति। क्या होता था? एक पास बना के देते थे, जैसे आपका मैं कार्ड बना के देता हूँ, फीस कार्ड या कोई भी परमिशन का कार्ड, तो आई कार्ड आपका, ऐसे कार्ड बना के देते थे कि भैया आपका टैक्स जमा है, आप यदि कार्ड आपके पास है, परमिट है, तो आपका जहाज जा सकता है, ठीक है। और यदि रास्ते में रोक लिया, चेक करा, कार्ड दिखाओ, कार्ड नहीं है, तो वो समुद्र में उस जहाज की कोई गारंटी नहीं है, कौन लूट लेगा। वास्तव में लूटते यही थे, इसीलिए बोलते थे कि यदि समुद्री लुटेरों से आपको बचना है तो ये कार्ड ले लीजिए, क्योंकि कार्ड ले लोगे तो आपका जहाज लूटा नहीं जाएगा। ऐसे करते करते इनका कार्ड सिस्टम बहुत जोरदार चल गया, इतना चल गया कि मुगल बादशाहों को, मुगलों को भी इन्होंने कार्ड जारी कर दिया। अकबर जैसे महान बादशाह हुए हैं जो भारत के राजा हैं इस समय, अकबर को भी परमिट का यूज करना पड़ता था, अकबर के लिए भी। मगर मुगलों के लिए, बादशाहों के लिए फ्री किया था, फ्री था कि भाई आप लीजिए जरूर, क्योंकि हमारा रूल रेगुलेशन है कि हम कार्ड सिस्टम चला रहे हैं। तो भले ही फ्री था मगर उनके लिए भी कंपलसरी था कार्ड। तो आप बोलेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो आप बोलेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब हिंद महासागर में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों ने जो जो काम किए उसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। आपसे एग्जाम में पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी पहली बार लाया कौन था? आप बोलेंगे आर्मिडा लेकर आया था। ये हो गया आर्मिडा की कहानी। मतलब पहला पुर्तगाली गवर्नर जो आर्मिडा है उसके बारे में सर ने कुछ नहीं पढ़ाया। एक बात तो वो संस्थापक है और दूसरी बात वो ब्लू वाटर पॉलिसी लाया है। ये इतना पूरा सिर्फ इतना ही पढ़ा है हमने। 5 मिनट का और बचा है, पुर्तगीज कंप्लीट हो जाएंगे। रिवाइज करना हो तो 98 में वास्को डिगामा, 2 साल बाद केब्राल, फिर 2 साल बाद वास्को डिगामा सेकेंड टाइम, फिर 1503 में कोचीन, 1505 में कन्नूर, उसके बाद पहला गवर्नर 5 से 9, दूसरा गवर्नर 9 से 15, पहला आर्मिडा, दूसरा अल्बुकर्क, पहले वाले को संस्थापक और दूसरे वाले को रियल संस्थापक या रियल फाउंडर। आप पढ़ने जा रहे हैं अल्बुकर्क के बारे में, क्योंकि अल्बुकर्क को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? वास्तविक संस्थापक। तो आखिर ऐसा क्या किया उसने? बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। देखिए ये लिखा है नीचे अल्बुकर्क, अल्बुकर्क लिख दिया। अब अल्बुकर्क के काम क्या क्या है देखिए। अल्बुकर्क सबसे पहले तो टेन्योर याद रखेंगे तो बहुत कुछ याद आएगा। 1509 से 1515। पहली बात लिख देते हैं रियल फाउंडर, RF लिख दिया शॉर्ट में। रियल फाउंडर मतलब पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? आप बोलेंगे अल्बुकर्क था। दूसरी बात अब इंपॉर्टेंट बात देखिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यही वो व्यक्ति है जिसने हमारा गोवा ले लिया। गोवा इस समय किसके पास था? गोवा इस समय बीजापुर के एक महाराज थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा छीन लिया। तो ये आज तक पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि पुर्तगालियों ने 1510 में किस से? आप बोलेंगे बीजापुर के महाराज से। कौन है? आप बोलेंगे आदिल शाह।
आदिल शाह से। क्या मिल गया इनको? इन्होंने गोवा छीन लिया। और ये बात पूछी जाती है क्यों? क्योंकि आज ये गोवा इनके पास जा रहा है बेटा 1510 में। अब ये गोवा कभी किसी के पास नहीं जाएगा, ये गोवा हमेशा पुर्तगालियों के पास ही रहेगा। भारत आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज हमको छोड़कर चले जाएंगे, मगर गोवा हमारे पास नहीं आएगा। गोवा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा, गोवा मुक्ति के लिए राम मनोहर लोहिया आंदोलन चलाएंगे, कई सारा भारतीय सेना ऑपरेशन करेगी, तब जाके गोवा फाइनली 1961 में आएगा वापस। तो साइड में लिख देते हैं याद करने के लिए कि इसीलिए हम बोलते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। बाद में क्यों गए? क्योंकि 1961 में हमको क्या मिला? गोवा मिल गया। ये बात पूछी जाती है कि गोवा पर कब्जा करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आप बोलेंगे जो भी बड़े बड़े काम किए सब इसने किए। कौन है ये? अल्बुकर्क। नंबर तीन इसका काम क्या था? इसका काम था तलवार के दम पर ईसाई धर्म का प्रचार करो। ईसाई धर्म का प्रचार क्यों करना चाहते थे ये लोग? जरा समझिए। हमने आपको पिछली क्लास में एक कहानी बताई थी कि ये जो तुर्की था, तुर्की में उस्मानिया कम्युनिटी थी, उस्मानिया एम्पायर था, और उस्मानिया ने रोम वालों पर मतलब जो लोग ईसाई धर्म मानते हैं, यूरोप के सारी कंट्री लगभग ईसाई धर्म को फॉलो करती है, तो इन लोगों ने क्या कर दिया? इन पर अटैक कर दिया। उस्मानिया ने रोम पर अटैक करा, आपको बताया था कुस्तुनतुनिया। तो इनको ऐसा लगा कि अरे ये मुस्लिम अटैक हुआ है, मतलब उनको क्या लगा कि ये जो एशिया है, एशिया एक, और दूसरी बात पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया, ये इस जगह पर मुस्लिम धर्म जो है उसने अच्छी पकड़ बना रखी है। तो यूरोपीय क्या चाहते हैं कि हमारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यदि हम यहाँ करेंगे तो हम भारत में और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे धार्मिक रूप से। तो इन्होंने इसीलिए ईसाई धर्म का प्रचार क्यों किया? क्योंकि जानते थे कि एशिया और दक्षिण एशिया में मुस्लिम धर्म का ज्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अरब व्यापारियों की वजह से मुस्लिम धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ये लोग चाहते हैं कि उनका प्रभाव कम हो और ये एशियाई जो देश हैं, भारत, जापान, यहाँ पर इंडोनेशिया, यहाँ पर कौन सा धर्म? ईसाई धर्म का भी बोलबाला हो। तो इन्होंने उसके लिए क्या करा? जबरदस्ती मतलब तलवार के दम पर बल प्रयोग करा गया और ईसाई धर्म का भारत में क्या किया गया? प्रचार प्रसार इसने करा तलवार के दम पर, प्रचार प्रसार करा इसने तलवार यानी बल के दम पर, जबरदस्ती। और इसमें हिंदू कम प्रताड़ित हुए। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि मुख्य रूप से ये काम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? ये मुस्लिम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत का व्यापार पर कब्जा किसका है? अरब व्यापारियों का। भारत के मुगल बादशाह कौन है? मुस्लिम है। तो भारत में मुस्लिम के पास ज्यादा प्रभाव है, इसलिए चाहते हैं, इसलिए इन्होंने हिंदुओं को ज्यादा प्रताड़ित नहीं किया, मगर मुस्लिमों के प्रति इनकी जो नीति थी बहुत खराब थी और उनको बहुत प्रताड़ित किया। तो याद रखेंगे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, इसी से जोड़कर एक अच्छी चीज निकल के आएगी। देखिए हमारे भारत में मुख्य रूप से हिंदू समाज में शुरू से एक बुराई चलती थी जिसका नाम है सती प्रथा। सती प्रथा में यदि पति हस्बैंड की मृत्यु हो गई है तो पत्नी को भी सती होना पड़ता था, प्राण त्यागना पड़ते थे। और हमारा समाज और हमारा हिंदू समाज मुख्य रूप से इस बात को स्वीकार करता था और इसे धार्मिक हिस्सा मानता था कि ये तो हमारा धर्म है, हमारे यहाँ तो सती होते हैं। तो फिर इसके लिए बहुत आवाज उठाई गई और ये सबसे जो समाज की इतनी बुराई थी, इसके लिए सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय जिनकी खुद की भाभी सती हुई थी, उनके भाई की मृत्यु होने पर राजा राम मोहन राय की भाभी को सती होना पड़ा था, इसलिए उस बात का उनको बहुत दुख हुआ था और उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि भारत से मैं ये बुराई समाप्त करूंगा, सती प्रथा समाप्त करूंगा। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त कर दिया। मगर अभी हम बात कर रहे हैं पुर्तगालियों की, ये तो बहुत बात की बात है 1829 राजा राम मोहन राय, हम तो अभी 1400-1500 पर हैं। पुर्तगालियों में ये अल्बुकर्क था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय के पहले कौन सी विदेशी शक्ति ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई? आप बोलेंगे पुर्तगालियों ने लगाई, मगर उनका मानना यह नहीं है कि आपके साथ गलत हो रहा है या उस महिला के साथ गलत हो रहा है। उनका तो यह है कि भारत में जो विधवा हो जाती हैं, जिनके पति मर जाते हैं, तो वो विधवाओं को वापस से शादी करने की परमिशन नहीं है। भारतीय समाज, प्राचीन समाज विधवाओं को शादी करने की परमिशन नहीं देता है। विधवा पुनर्विवाह के लिए भी एक लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तब जाकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर वगैरह ये लोग विधवा पुनर्विवाह को लागू कराएंगे भारत में, वरना विधवा को विवाह का कोई अधिकार नहीं था, उससे सती होना पड़ता था। तो भारत में ये विधवा जो हैं, इन ईसाइयों का, इन पुर्तगालियों का ये कहना था कि इन विधवाओं से शादी करो, इन विधवाओं से शादी करो। अब कैसे करो? सती प्रथा पर रोक लगाओ कुछ एरियाज में और इन विधवाओं से शादी करो ताकि जो बच्चे पैदा होंगे वो ईसाई पैदा होंगे।
और इस प्रकार हम भारत में स्थायी रूप से बच सकेंगे, लंबे समय तक रुक सकेंगे। तो ध्यान रखना, सती प्रथा पर रोक लगाने का क्या उद्देश्य था? आप बोलेंगे सती प्रथा पर इसने रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई है, इसका उद्देश्य क्या था? मगर इसका उद्देश्य था उन विधवाओं से शादी करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। मगर यहीं से क्वेश्चन बना के दूंगा, ये लिख दिया राजा राम मोहन राय। मैं पूछूंगा बताइए भारत में कौन राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी है? पूर्वगामी मतलब अग्रगामी, जिसने पहले ही वो काम कर दिया। तो आप बोलेंगे राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी, पूर्वगामी या अग्रगामी, जो भी बोले हिंदी में, अग्रगामी, उनके पहले ये काम करने वाला कौन था? मिस्टर अल्बुकर्क। मिस्टर अल्बुकर्क याद रखेंगे। 1 2 3, पहली बात रियल फाउंडर, दूसरी बात 1510 में गोवा छीन लिया, तीसरी बात ईसाई धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया और उसके लिए भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई, इसलिए राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। अब देखिए 2 क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 1510 में तो इनके हाथ में आ गया गोवा, गोवा के बाद देखिए अगला क्षेत्र और इंपॉर्टेंट आ रहा है, अब आया 1511 में इनके हाथ में आ गया मलक्का। मलक्का कहाँ है जरा देखिए, इसको देखिए ध्यान से, ये इंडोनेशिया है। ये देखिए इंडोनेशिया के कई सारे द्वीप बनाए। इस इंडोनेशिया को भी कम मत समझना, ये भी कम नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने यूरोपीय कंपनी आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं? मैक्सिमम मसालों के लिए आ रहे हैं, मसालों की डिमांड है। और मसाले कहाँ होते हैं? देखिए, ये देखिए भारत में कहाँ आए थे ये, आप भारत का चित्र देखिए, यहाँ आए थे सर। ये क्या है? ये केरल राज्य है, जरा देखिए ये केरल राज्य है। जब भारत में पानी आता है बारिश, तो बारिश वाली जो हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम, वो सबसे पहले इसी को मिलती हैं। तो भारत में मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है? केरल से। और यहाँ पर पश्चिमी घाट एक पर्वत है, वो सारी वर्षा करा लेता, बहुत सारी, यहाँ पर बहुत सारी रेनफॉल होती है। और ज़्यादा रेनफॉल यानी अधिक वर्षा को बोलते हैं, आप एवरेज निकालें तो आप बोलेंगे 200 सेंटीमीटर। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ? केरल में। केरल में क्यों? क्योंकि मानसून सबसे पहले आता है और पश्चिमी घाट के किनारे किनारे बहुत वर्षा होती है। और ये जो 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। और जहाँ जहाँ पर लेटेराइट मिट्टी मिलती है, वहाँ वहाँ पे दुनिया में मसाले मिलते हैं। याद रखेंगे, मसालों का संबंध लेटेराइट मिट्टी से है, लेटेराइट मिट्टी का संबंध 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से है। तो ये क्या है? ये भारत का केरल है, जो भारत का 90% मसाला, आपके और हमारे घरों में जो मसाला है, 90% इंडिया का मसाला कहाँ होता है? केरल में होता है। ये केरल का जो क्षेत्र है, इसको मालाबार कहते हैं। भूगोल में सिखाएंगे भारत में, इसको मालाबार कहते हैं। मालाबार को क्या कहते हैं? मसालों का बागान। आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है, भारत में मसालों का बागान क्या है? आप बोलेंगे केरल का मालाबार तट। केरल का मालाबार तट, जहाँ पर 90% लौंग है, जहाँ पर 90% काली मिर्च है, जहाँ पर 90% से ज़्यादा मसाले उत्पादित होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, तो ये इंडोनेशिया की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, इन लोगों का मतलब हमसे भी है, जापान से भी है, इंडोनेशिया सबसे व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया भी मसालों में नंबर 1 है। क्यों है? यहाँ पर मसाले होने का कारण देखिए, ये देखिए एक लाइन खींच दिया है, आप वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे। ये 0 डिग्री का लाइन है, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा बोले या विषुवत रेखा बोले। इस पर क्या होता है? इस पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस पर भी डेली रेनफॉल होती है। इतनी रेनफॉल होती है तो आप बोलेंगे 0 डिग्री के आसपास के जो देश होते हैं वहाँ भी ज़्यादा वर्षा होती है। ज़्यादा वर्षा के कारण लेटेराइट मिट्टी मिलती है। लेटेराइट मिट्टी के कारण वो भी चाय, कॉफ़ी और मसाले, चाय, कॉफ़ी और मसाले के मुख्य क्षेत्र होते हैं। आप देख लीजिए, आगे चल के आप देखेंगे, ये देखिए, ये आ गया ब्राज़ील। ब्राज़ील जो कि कॉफ़ी के लिए जाना जाएगा। ये आ गया इंडोनेशिया, जो कि मसालों के लिए जाना जाएगा। तो इंडोनेशिया में भी बहुत सारे मसाले हैं, क्योंकि जब पुर्तगीज़ के बाद जो डच लोग आएंगे, तो डच लोग भारत से कम मतलब रखेंगे, वो लोग इंडोनेशिया से ज़्यादा मतलब रखेंगे। उनका ध्यान सारा कहाँ रहेगा? इंडोनेशिया पर। मगर अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन लोगों का ध्यान इंडिया पर रहेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं कहाँ पर थे? 1511 में। हाँ, ध्यान दीजिए, क्या बता रहे थे? ये इंडोनेशिया, ध्यान से देखिए, ये इंडोनेशिया है और इसके ऊपर ये मलेशिया है। मलेशिया और इंडोनेशिया पास पास में है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है। जल संधि मतलब वाटर एरिया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मलक्का। क्या बोलते हैं? मलक्का। वेरी इंपॉर्टेंट, मलक्का लिख देते हैं। मलक्का। मलक्का क्या है? आप बोल सकते हैं मलक्का उस समय की सबसे बड़ी मंडी है।
व्यापारिक दृष्टि से देखें तो मलक्का की बहुत वैल्यू है। देखिए ध्यान से, ये पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? आप बोलेंगे मलक्का है। इस पर भी पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। कब? 1511 में। किसने किया है? अल्बुकर्क ने। आप सिर्फ ये याद रखिए 9 से 15 तक अल्बुकर्क है। दूसरा देखिए 1515 में हारमूज पर भी इनका अधिकार हो गया। अब ये हारमूज तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ल्ड मैप में आपको मैपिंग कराते हैं उस समय देखिए, ये अरब सागर का पानी है, ये अंदर चला गया और ये पानी अंदर गया, ये है फारस की खाड़ी। पिछली बार भी बताया है कि ईरान का पुराना नाम फारस है और ईरान के नीचे जो समुद्र है उसी का नाम फारस की खाड़ी है। और फारस की खाड़ी के इधर लास्ट मुहाने पर ये जो गेट बनेगा यहीं पर है हारमूज। आज भी हारमूज का बहुत महत्व है, इंटरनेशनल लेवल पर हारमूज का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो याद रखेंगे हारमूज कहाँ है? फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में। और मलक्का कहाँ है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। ये दोनों पर अधिकार हो गया अल्बुकर्क का। एक बार इनके 3 क्षेत्र दिमाग में रख लीजिए। गोवा एक, गोवा से ये भारत में बहुत मजबूत हो गए क्योंकि गोवा इनका मेन सेंटर बनेगा। अभी इन्होंने गोवा लिया है, अभी ये 20 साल बाद गोवा को अपनी राजधानी बना लेंगे। राजधानी मतलब पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल, हम बात करें आर्थिक या राजनीतिक, दोनों ही राजधानी क्या रहेगी? गोवा। मगर अभी नहीं है, अभी तो गोवा पे कब्जा हुआ है। दूसरी बात देखिए, ये दोनों 11 और 15 में मलक्का और हरमुज, इन दोनों से ये हिंद महासागर में स्वामी बन गए। आप बोलेंगे गोवा, मलक्का और हरमुज, फिर से बोल लीजिए गोवा, मलक्का और हरमुज, इन तीनों क्षेत्र ने ही पुर्तगालियों को हिंद महासागर का क्या बना दिया? स्वामी बना दिया। तो ये थे पूरे मिस्टर अल्बुकर्क 2 मिनट में रिवाइज कर लीजिए। रियल फाउंडर है। गोवा 1 छीनेंगे, मलक्का 2 छीनेंगे, हरमुज 3 छीनेंगे। गोवा 1510, मलक्का 1511 और हरमुज 1515। इसके अलावा कुछ नहीं है। सती प्रथा पर पहली बार रोक लगाई, जिसका उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ये हो गया पुर्तगालियों में कंप्लीट। अब आपको एक फैक्ट और याद रखना है, एक और गवर्नर जनरल है जिसका नाम सुनेंगे आप, नुनो द कुन्हा। इसके बारे में एक बात बताएंगे बस, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख देते हैं नुनो द कुन्हा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, स्टार लगा के देखिए। ये जो गोवा है बेटा, गोवा लिया किसने? अभी आपके सामने पुर्तगालियों ने, अल्बुकर्क ने। आप बोलेंगे अल्बुकर्क ने गोवा लिया है, मगर वो पूछेगा बताइए किसने गोवा को राजधानी बनाया? तो यही वो बंदा था जिसने अपनी राजधानी, पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ से? आप बोलेंगे पहले कोचीन में थी, जहाँ पर इनकी पहली फैक्ट्री थी। कोचीन से राजधानी कहाँ ले गए? गोवा। ये काम कब हुआ? ये 1530 में हुआ। ये बात पूछी जाती है। तो गोवा के लिए सब कुछ याद रख लेना। 1510 में छीना था, 1510 में गोवा मिला था बीजापुर के महाराज आदिल शाह से, और 1530 में गोवा को राजधानी बनाया जाएगा। आपसे पूछेगा उन्होंने अपनी कैपिटल कोचीन से कहाँ ट्रांसफर कर दी? आप बोलेंगे कोचीन से ट्रांसफर कर दी गोवा। मैं पूछूंगा गोवा जीता किसने? आप बोलेंगे अल्बुकर्क ने। मैं पूछूंगा गोवा को कैपिटल किसने बनाया? आप बोलेंगे मिस्टर नुनो द कुन्हा। और इसका कार्यकाल भी याद रख सकते हैं, 1529 से 1538 लिख देते हैं। 1529 टू 1538। कोई भी व्यक्ति इसको तीसरा पुर्तगाली मत समझ लेना, तीसरा गवर्नर नहीं समझेंगे, अलग से याद रखेंगे। 29 से 38 नुनो द कुन्हा। इसी के समय क्या हुआ? इसी के समय गोवा राजधानी बनी। इसकी दूसरी बात भी पढ़ लीजिए। देखिए गोवा के बाद आपको पता है जब ये पुर्तगाली चले गए थे, भारत आजाद हो गया था, उसके बाद हमने दमन दीव भी हमारा इनके पास था। दमन दीव जो कि आज एक केंद्र शासित प्रदेश है, और माननीय मोदी जी ने दमन दीव और दादर नागर को मर्ज कर दिया है। उसी दमन दीव की बात कर रहे हैं। तो उसमें से दीव पर कब्जा इसी ने किया। क्या नाम है इसका? नुनो द कुन्हा। दीव 1535 में अधिकार कर लिया गया। ये थे मिस्टर नुनो द कुन्हा। और लगभग पुर्तगालियों की सारी बातें हो गई हैं। आपको एक बात और याद रखना है, दमन पर बाद में अधिकार होगा। उस समय कोई और पुर्तगाली गवर्नर होगा, तो लिखना चाहें तो दमन लिख लीजिए। वैसे गोवा ही पूछा जाता है, फिर भी लिख देते हैं दमन पर 1559। बाद में 1559 पर दमन पर भी अधिकार। तो इस प्रकार गोवा, दमन और दीव तीनों पर इनके अधिकार आखिरी तक रहेंगे, जब तक ये भारत में रहेंगे। जब तक ये भारत आज़ाद नहीं हो जाता उसके बाद हमको ये सब मिलेगा, गोवा, दमन और दीव। ये हो गया कंप्लीट पुर्तगालियों में। अब आखिरी बात याद रखेंगे, क्या
कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ। जब इतने हाई फाई पुर्तगाली पूरे हिंद महासागर को कब्जा कर चुके हैं तो फिर क्या हुआ। हुआ ये कि डचों से लड़ना पड़ गया, तो डच आए और डचों से इनकी फाइट हुई। तो हम लिखते हैं पतन क्यों हुआ, आखिर इनका पतन यानी डिक्लाइन क्यों कर गए। एमपीपीएससी यूपीएससी मेंस में आता है पुर्तगालियों के डिक्लाइन के रीजन लिखें, प्री में तो नहीं आता है, मेंस में आता है पतन के क्या कारण थे, कुछ भी लिख सकते हैं। पहला डचों से लड़ाई, डचों ने इनको मारा, डचों से पराजय, पराजय मतलब हार गए, डचों से भी हार गए। क्या हारे, डचों ने इनसे क्या छीन लिया, डचों ने छीन लिया इनसे सबसे बड़ी मंडी मलक्का। अब ध्यान रखना, अब इससे क्या याद रहेगा, डच का ज्यादा डच कहां पर शक्तिशाली थे, इंडोनेशिया में। डच की पावर कहां थी, इंडोनेशिया में। पूरे इंडोनेशिया का जो मसाला का व्यापार है और कपड़े का व्यापार आने वाले समय में डचों के कब्जे में आ जाएगा। तो डचों ने खदेड़ दिया कि निकलो यहां से, यहां नहीं दिखना इंडोनेशिया का, उधर ही जाओ भारत में, ठीक है ना। तो डचों ने क्या ले लिया इनसे, डचों ने इनसे मलक्का छीन लिया। फिर उसके बाद फिर आए अंग्रेज, अंग्रेजों से भी पुर्तगाली लड़ गए, अंग्रेजों से लड़ाई हुई तो अंग्रेजों ने इनसे सूरत छीन लिया और सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री बनेगी। सूरत पहले पुर्तगालियों के पास हो चुका था, तो लिख देते हैं अंग्रेजों से भी पराजय हुई इनकी, अंग्रेजों से पराजय हुई और उन्होंने क्या छीन लिया अंग्रेजों ने सूरत तो छीना ही छीना, प्लस जो मैंने अभी बताया आपको फारस की खाड़ी में हारमुज, फारस की खाड़ी में जो हारमुज है, हारमुज भी अंग्रेजों ने इनसे ले लिया। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, एमपीपीएससी में पूछा हुआ है, क्वेश्चन आया था 3-4 साल पहले कि कौन सा मुगल बादशाह है जिसने पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ा है, तो शाहजहां। आपको याद रखना है शाहजहां बहुत चिढ़ता था इससे पुर्तगालियों से बहुत चिढ़ता था और शाहजहां ने हुगली में पराजित किया, हुगली से मारकर भगाया। कब, 1632 में। शाहजहां कई सारे कारणों से चिढ़ता था, मेन कारण तो इनकी समुद्री लूटपाट की नीति, ये समुद्र में लूटपाट करते थे। दूसरा, ईसाई धर्म का जबरदस्ती प्रचार करते थे जिसे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा प्रताड़ित होता था, इसलिए भी शाहजहां बहुत चिढ़ता था। तीसरी बात, मुमताज महल की एक बार नाव कब्जा कर ली थी, तो ऐसे कई कारण बने, शाहजहां ने इनको खुद हुगली से खदेड़ दिया। इसके बाद आप बोल सकते हैं चौथे नंबर पर ये खुद भी डिक्लाइन हो गए अपने खुद के कारण। क्यों, देखिए बेटा, ये जो पीला कलर का दिख रहा है ये ब्राज़ील है। उस समय ब्राज़ील की खोज हो गई, तो जब ब्राज़ील की खोज हुई तो पुर्तगालियों ने भारत में अपना ध्यान कम रखा और अपना ध्यान ज़्यादा कहाँ लगा लिया, उधर वेस्ट में। तो बोल लेते हैं ब्राज़ील की खोज के कारण भी, ब्राज़ील की खोज हो गई, उस कारण भी पुर्तगालियों का ध्यान किधर लग गया, पश्चिम की ओर, और भारत की तरफ इनका ध्यान कम हो गया, इसलिए भारत से इनका पतन हो गया। उसके अलावा 5वें नंबर पे आप बोल सकते हैं कि स्पेन जो है इसका पड़ोसी, स्पेन में पुर्तगाल उस समय मर्ज हो गया था, तो पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो गया, मर्ज हो गया था, इस कारण भी कमजोर हो गए। तो लिख देते हैं स्पेन में विलय लिख देते हैं। इसके अलावा और कई सारे कारण हैं, मेन कारण आप इसको भी लिख सकते हैं कि इनका जो धार्मिक कट्टरता थी, बहुत कट्टर थे और जबरदस्ती ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। मतलब हमारे देश की जनता, देखिए आप देखेंगे जब जब क्रांति हुई है, जब जब धर्म पर कोई बात आती है, जब कुछ ना कुछ देश में होता है, जैसे यहाँ पर ये हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करने लगे हिंदू मुसलमान के, और लोगों से फिर सहन नहीं हुआ, तो ईसाई धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार करना भी इनका कारण, क्योंकि भारत की जनता इसको एब्जॉर्व नहीं कर पाई। आगे चल के आपको मालूम है मंगल पांडे जैसे लोग आएंगे जो क्रांति कर देंगे सिर्फ इस बात को लेकर कि गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां भी धर्म ही बीच में आएगा। जब धर्म पे बात आती है तब तब क्रांति करना पड़ती है इनके खिलाफ। तो याद रखेंगे इनकी धार्मिक कट्टरता मतलब बहुत कट्टर थे। ये सब तो मेंस में लिखते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आता, नॉलेज के लिए। अब बात करते हैं लास्ट, क्या प्रभाव पड़ा पुर्तगाली आपके आए, हमको क्या प्रभाव पड़ा, हमको तो नंबर 1 प्रभाव पड़ा, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आ गए। ये बहुत बड़ा काम कर गए कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। प्रिंटिंग प्रेस आएगी तो न्यूज़पेपर छपेगा, किताबें छपेंगी, और जब न्यूज़पेपर छपेगा तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे तो उस लड़ाई में न्यूज़पेपर भी अपना रोल निभाएगा। आज़ादी की लड़ाई में समाचार पत्रों ने बहुत रोल निभाया है, यदि वो नहीं होते तो भारत उस समय शायद आजाद नहीं होता। जैसे बाल गंगाधर तिलक का, केसरी, मराठा, एनी बेसेंट का और महात्मा गांधी, ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर थे जो राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई में अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे, क्योंकि आंदोलन की लड़ाई जब फैलती थी तो उसी न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार होता था। तो लिख देते हैं प्रिंटिंग प्रेस 1556 में इन्होंने गोवा में लगाई। गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लगी 1556 में। आपसे पूछेगा क्या दे गए,
आप बोलेंगे भारत में प्रिंटिंग प्रेस दे गए। और क्या दे गए? और जितने भी लोग तंबाकू खाते हैं वो पुर्तगालियों को बोलिए थैंक्स पुर्तगीज, क्योंकि आपकी तंबाकू भी पुर्तगाली लोग ही दे गए हैं। तीसरा, आलू सभी लोग खाते हैं, तो एक बार सभी लोग सब्जी में आलू खाते हैं तो बोलेंगे पुर्तगालियों की जय हो। भारत में क्या दे गए हैं? भारत में आलू दे गए हैं। इसके बाद आप याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट बात, जहाज निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाज निर्माण मतलब शिपिंग जो पानी के जहाज बनाते हैं उसमें ये लोग आगे थे, तो जहाज निर्माण की कला भी भारत में पुर्तगीज ही दे गए हैं। ये चारों इंपॉर्टेंट है, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, आलू और जहाज निर्माण की कला। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिनसे इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने हमको, जैसे मक्का हुआ, जैसे मूंग हुआ, मक्का मूंग, उसके बाद पपीता हुआ, पपीता के बाद अमरूद हुआ, मक्का, मूंग, पपीता, अमरूद इत्यादि चीजें भारत में इंट्रोड्यूस कराने वाले पुर्तगाली थे। अब एक और बात आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में आया तो गोथिक, ध्यान रखना बेटा, ये कभी शब्द आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। गोथिक शैली, गोथिक क्या है? जो बिल्डिंग्स बनती हैं, चर्च वगैरह बनते हैं, इसकी स्टाइल होती है, बनाने की मेथड होती है, किस मेथड से बनाया। जैसे आप मंदिर बनाते हैं तो गांधार कला और मथुरा कला, वैसे ही इमारतों की एक कला है, एक आर्ट का नाम है गोथिक आर्ट। आपसे पूछेगा गोथिक स्थापत्य कला, ये जो बिल्डिंग बनाने की गोथिक शैली है ये कौन दे गया? आप बोलेंगे पुर्तगीज दे गए। गोवा में अभी भी आप जाएंगे तो इस शैली के कई चर्च वगैरह मिलेंगे। तो ये हो गया आपका पुर्तगीज के बारे में। कितना पढ़ा? एक हल्का सा 1 मिनट में रिवाइज करें तो वास्को डिगामा आया 1498 में, 1500 में केब्राल आया, 1502 में वास्को डिगामा वापस आया, 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री, 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री, 1505 से 9 पहला गवर्नर आर्मिडा है जिसको संस्थापक बोलते हैं और ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए याद रखते हैं। दूसरा गवर्नर मेन है जिसका नाम अल्बुकर्क है, ईसाई धर्म का प्रचार इसने किया, सती प्रथा इसने समाप्त करी, रियल फाउंडर यही है। गोवा भी इसने जीता, मलक्का भी इसने जीता और हारमुज भी इसने जीता। और लास्ट में नूनो दा कुन्हा जिनका मुख्य काम है गोवा को राजधानी बनाना। और अंततः आप बोल देंगे कि डचों से, अंग्रेजों से सभी हार गए, भारत में इनका पतन हो गया और भारत में प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, जहाज निर्माण की कला और आलू ये सब पुर्तगाली ही लेकर आए हैं। तो ये हो गए पुर्तगीज। अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।